हेलो स्टूडेंट्स, हम रासायनिक संयोग के नियम देख रहे थे और उसमें हमने दो नियम पढ़े थे इससे पहले। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अगले नियम आते हैं। इसमें पहला है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। मतलब क्या हुआ? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही संयोग करके बनाते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब जब मैं H2O की बात करता हूँ तो H2O में क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो परमाणु से संयोग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के दो परमाणु भी किससे संयोग कर रहे हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु से संयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:16। ठीक है, 2 ग्राम किसके हो गए? हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन को हो गया परमाणु भार 16। और यहाँ 2:32। ठीक है, इसका सरल अनुपात निकालोगे तो सरल अनुपात क्या आएगा? 1:8 और यहाँ जाएगा 1:16। ठीक है, और इन दोनों में अगर जो ऑक्सीजन और इन दोनों ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 1:2। ठीक है, मतलब 8:16 और 1:2। ठीक है, तो ये नियम यही कह रहा है कि जब दो अलग अलग यौगिकों में क्या हो, एक तत्व का द्रव्यमान तो निश्चित हो और दूसरा का क्या हो रहा हो? बदल रहा हो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम पर मोल और यहाँ पे ऑक्सीजन का है 32 ग्राम पर मोल। रिएक्शन में कंपाउंड बनाने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब हम जो दोनों तत्व वेरी कर रहे हैं ना, इनका अनुपात निकालेंगे तो वो क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या अनुपात आएगा। पूर्ण संख्या अनुपात या इसे बोलते हैं सरल अनुपात। इसमें भी देख सकते हो NH4 और NH4 नहीं, NH3 और N2H4 में। तो नाइट्रोजन का अनुपात क्या है यहाँ पे? ये हो गया 14, ये हो गया 28। हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास एक पूर्ण संख्या अनुपात है। ठीक है, तो इन्हीं सरल अनुपात की हम बात कर रहे थे। ठीक, कि कभी भी क्या हो, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान, यहाँ से एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है, मतलब एक सरल अनुपात होता है। आगे बात करते हैं अगला नियम, तुल्य अनुपात का नियम। ठीक, इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं।
दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं परस्पर या तो उसी अनुपात में संयोग करती हैं या उस अनुपात की संख्या गुणक होती हैं। गुणक मतलब गुणा करने पे जो आता है, जैसे 2 गुणा गए 3 बराबर 6, तो 6 के गुणक क्या हो गए 3 और 2। ठीक है, तो ये गुणक होते हैं। अब जैसे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा और बनाएगा CH4 मीथेन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ये बनाएगा CO2। ठीक, तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो CH4 बनाएगा, ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो CO2 ये बना देगा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में संयोग करेंगे तो ये बनाएंगे H2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? कार्बन का वेट है यहाँ पे 12 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 4। ठीक हो गया, तो इनमें अनुपात कितना आ गया? 12:4 कितना हुआ? 3:1। ठीक है, इधर 12:16 क्यों 32, सॉरी। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आया? 4 × 12 8 × 32 3:8। तो दोनों जगह क्या हो रहा है? हाइड्रोजन भी कार्बन के 12 ग्राम से संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन भी कार्बन के 12 ग्राम से संयोग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो H2O बनाएंगे ना, ये इनके बीच में अनुपात क्या होगा? 1:8 होगा, या 1:8 का, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किस अनुपात में करेंगे? 1:8 के रेशियो में संयोग करेंगे, या 1:8 का पूर्ण गुणक होगा, मतलब 2 गुणा गए 16, सॉरी 2:16 का अनुपात आएगा। जैसे अगर जो H2O बना रहा है तब अनुपात है 2:16, ये बराबर आएगा 1:8 के। ठीक है, और यहाँ पे जैसे H2O2 की बात की थी मैंने, 2:32, तो ये कितना रहा? 1:16। तो क्या होगा यहाँ पे? पूर्ण गुणक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है तुल्यानुपात का नियम। कैसे? फिर से समझ लो कि जब यहाँ पे ये इनके संयोग करेंगे ना 4:32, हम अगर जो सरल ये अनुपात है 4:32 में संयोग करेगा, ठीक है, तो यह है 1:8। यह इसका पूर्ण गुणज हो जाएगा, तो 8 और 32 दूना 64, इस अनुपात में ये संयोग करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास तुल्यानुपात का नियम और गुणितानुपात का नियम। अगले 2 नियम है नॉर्मल से हैं। अगला आता है गैल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, और ये गैसेस के लिए समान ताप और दाब पर अभिकारक तथा उत्पाद गैसों के आयतन सरल अनुपाती होते हैं। सरल अनुपात की बात कर रहा हूँ मैं, तो H2Cl2 से संयोग करेगा तो HCl बनाएगा। ठीक है, 2HCl, तो इनके बीच में हमेशा अनुपात 1:2 रहने वाला है। ठीक है, या
ऐसे बोल सकते हैं कि गैसों के कुल अभिकारक गैसों के कुल मोल संरक्षित रहते हैं। कुल मोल संरक्षित रहता है। गैसों के कुल मोल संरक्षित रहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो कुल मोल संरक्षित रहना मतलब अभिकारक गैसों के कुल मोलों की संख्या बराबर उत्पाद गैसों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये था हमारे पास गैल-सॉक का आयतन संबंधी नियम है, द्रव्यमान संरक्षण जैसा नियम है। ठीक है, बस यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गैसों की। अगला अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? निश्चित ताप और दाब पर गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्या गैस स्थान घेरती है। ठीक, तो गैस स्थान घेरती है मतलब वो क्या कर रही है, जिस भी आकार के बर्तन में या जिस भी आकार की वस्तु रहेगी उसका आकार ले लेती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कणों की संख्या कितनी है, कितना स्थान वो घेरने वाली है। ठीक है, कोशिश तो गैस क्या करती है कि मैं पूरा स्थान भर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। और गैल-सॉक आगे बोलते हैं समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर जो मैं बात करूं 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर NH3, ठीक है, 1 लीटर SO2 और सबका टेम्परेचर सेम ले लो। मैंने बोला ये रूम टेम्परेचर पे है या 300 कितना रखें, 300 केल्विन पे है। चलो 300 केल्विन पे ये सारी की सारी गैसें हमने रखी हुई हैं। ठीक, तो इनमें इनके कणों की संख्या जब हम निकालेंगे तो क्या होगी, सबकी समान आएगी। ठीक है, इन सब के लिए कणों की संख्या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समान आएगी। ये स्टेटमेंट है कह रहा है। इन सारी चीज़ों को आगे देखते जाएंगे जब हम सवाल करते जाएंगे। ये प्राइमरी लॉस थे। ठीक है, ये 1808 सबसे लास्ट जो लेटेस्ट नियम रखा हुआ 1808 वाला है गैल-सॉक का। ठीक, तो ये बहुत पुराना नियम है जिसमें क्या बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जैसे परमाणु के बारे में नहीं पता था पूरा। ठीक है, अणु कैसे बनते हैं इनके बारे में नहीं था पता, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं बस। ठीक है, तो अवोगाड्रो का नियम क्या कहता है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, यहाँ पे सभी गैसों का आयतन क्या है, समान है, तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी, इनके अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, और 1 मोल गैस में STP पर, किसी भी 1 मोल गैस में STP पर
कणों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, तो ये भी इसको आगे भी देख लेंगे। 1 मोल गैस में एसटीपी पर कणों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अवगाड्रो का नियम है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। थैंक यू।